हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्री एक्लेम्सिया की। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, किस वजह से होता है, कौन से इसके टाइप होते हैं और साथ ही इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं प्री एक्लेम्सिया किसको कहते हैं। प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही पाई जाती है। जब किसी वुमेन की प्रेगनेंसी को 20 वीक हो जाता है या फिर सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो उस समय प्री एक्लेम्सिया के साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं। प्री एक्लेम्सिया सबसे ज़्यादा 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पाया जाता है। नॉर्मली सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस ऑफ प्री एक्लेम्सिया की। प्री एक्लेम्सिया के 3 साइन होते हैं: हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया और एडीमा। अगर हम प्री एक्लेम्सिया का समय रहते ट्रीटमेंट नहीं करते हैं दोस्तों तो ये एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाता है। एक्लेम्सिया क्या होता है? एक्लेम्सिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो कि फीमेल्स में पाई जाती है। एक्लेम्सिया के 5 टाइप्स होते हैं: हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया, एडीमा, कोमा और सीजर। अब हम बात करेंगे प्राइमरी ग्रेविडा की, यानी कि अगर फीमेल फर्स्ट बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो उसमें प्री एक्लेम्सिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा यानी कि फीमेल सेकंड या थर्ड बार चाइल्ड कंसीव कर रही है। अब हम बात करते हैं प्री एक्लेम्सिया के कितने टाइप होते हैं। प्री एक्लेम्सिया के 2 टाइप होते हैं: माइल्ड प्री एक्लेम्सिया और सीवियर प्री एक्लेम्सिया। अगर हम इन दोनों के साइन और सिम्टम्स को समय रहते ट्रीट नहीं करते हैं तो ये एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब एक्लेम्सिया हो जाता है तो उसमें ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं माइल्ड प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। माइल्ड प्री एक्लेम्सिया के 3 मेन साइन और सिम्टम्स होते हैं: हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया और एडीमा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन होता है इंक्रीज़ ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ब्लड प्रेशर में 2 चीज़ें होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अगर हम नॉर्मल बीपी की बात करें तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120/80 mm of Hg। mm of Hg यूनिट होती है ब्लड प्रेशर की। अगर हम ब्लड प्रेशर में 2 चीज़ें होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अगर हम प्री एक्लेम्सिया में देखें तो सिस्टोलिक की वैल्यू 140 to 160 होती है और अगर हम डायस्टोलिक में देखें तो 80 से बढ़कर ये 90 हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन यूरिया की। प्रोटीन यूरिया जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, यूरिया में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाना। जब प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन होती है तो यूरिया में प्रोटीन का अमाउंट 0.5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है। अब हम बात करते हैं तो हमारे थर्ड पॉइंट एडीमा की। माइल्ड एडीमा देखा जाता है जो कि शुरुआत में नहीं पता चलता है, हालांकि हल्का फुल्का शुरुआत में फेस और टोज़ में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्री एक्लेम्सिया की, सीवियर प्री एक्लेम्सिया की। हाइपरटेंशन की नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 mm of Hg। अगर हम माइल्ड में देखें तो एक्लेम्सिया माइल्ड में प्री एक्लेम्सिया की वैल्यू होती है 140 to 110 mm of Hg। अगर हम सीवियर प्री एक्लेम्सिया में देखें तो यहीं पे हमारी बीपी की वैल्यू हो जाती है 160 to 110 mm Hg। दिस इज़ कॉल्ड सीवियर प्री एक्लेम्सिया। अब हम बात करते हैं प्रोटीन यूरिया की। तो प्रोटीन यूरिया में अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया है तो उसमें जो अगर मान लीजिए हमारा यूरिन 1 मिलीग्राम है, 1 लीटर है, तो उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होगी वो 1 मिलीग्राम होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे थर्ड पॉइंट एडीमा की। एडीमा में अगर माइल्ड है तो टोज़ और फेस में स्वेलिंग दिखाई देगी, बट अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया है तो एंकल पे सूजन दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं हमारे कॉज ऑफ प्री एक्लेम्सिया। तो हमारा फर्स्ट कॉज है प्रोस्टाग्लैंडिन I2। दोस्तों, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 क्या है? ये एक प्री एक्लेम्सिया कॉज करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 ये एक हार्मोन्स होता है और ये वैसोडाइलेटर भी होता है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखता है, साथ ही इनके ब्लड फ्लो को कंट्रोल रखता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाता है और इसके साथ ही थ्रोम्बोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन कॉज करेगा। कैसे कॉज करेगा? जैसा कि मैंने बताया अभी कि प्रोस्टाग्लैंडिन वो है जो वैसोडाइलेटर है
और थ्रोम्बोक्सिन वो है जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है वो ब्लड वेसल को सिकोड़ देता है, और जो वैसोडाइलेटर है वो ब्लड वेसल्स को एक स्पेस देता है, एक वे देता है, उनको डायलेट करता है, जिसकी वजह से उनका ब्लड फ्लो कंटिन्यूअसली एक वे में चलता रहता है और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाता है। थ्रोम्बोक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी और हाइपरटेंशन कॉज करेगा। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ प्री एक्लेम्सिया के सेकंड पॉइंट की, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? ये प्लेटलेट्स को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता है हमारी बॉडी में। जब ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो प्लेटलेट्स में एडिशन स्टार्ट होने लगता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज होता है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट है एंजियोटेंसिव सेकंड। एंजियोटेंसिव सेकंड, जब प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का लेवल कम हो जाता है तो इसका सीधा असर एंजियोटेंसिव सेकंड पर पड़ता है। एंजियोटेंसिव सेकंड एक मेडिसिन भी आती है जिसका यूज़ हम ब्लड प्रेशर को कम करने में करते हैं। जब एंजियोटेंसिव सेकंड में वेस्कुलर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो हाइपरटेंशन कॉज करता है। इट इज़ रिलेटेड टू प्रोस्टाग्लैंडिन I2। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है? एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन, एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा, जिससे कि नाम से ही समझ में आ रहा है। सपोज दैट अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो प्लेसेंटा स्टीमिया लेते हैं। अगर प्लेसेंटा को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलेगी तो वो ब्लड के थ्रो में हाइपरटेंशन कॉज करेगा। अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं जो है इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन। एग्जाम्पल लेते हैं साइटोकाइनेज। अगर फीमेल की ऐसी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है। प्रोटीन यूरिया हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, रिलेटेड टू किडनी फंक्शन। यूरिया में प्रोटीन का आना। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ग्लोमीटर एंडोथेलियोसिस में एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स की इनर लेयर होती है, तो जब इनर लेयर डिस्ट्रॉय होने लगती है तो प्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ होने लगता है, तो प्रोटीन यूरिया हो जाती है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एडीमा। ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस की वजह से एडीमा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लेयर किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो जो फ्लूइड का लाइकेज होगा तो सेल के बीच में एक्युमुलेशन होगा। ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीजन, स्ट्रेस का मतलब कमी या अभाव। अब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। फर्स्ट रिस्क फैक्टर है हमारा 35 ईयर्स से ज़्यादा और 18 ईयर्स से कम अगर होता है तो प्री एक्लेम्सिया होता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ग्रेविडा, अगर फीमेल पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो उसको प्री एक्लेम्सिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इमोशनल स्ट्रेस, यानी कि इंक्रीज़ ऑफ हार्ट बीट। अगर इमोशनल स्ट्रेस रहेगा किसी भी बात का तो हार्ट बीट का इंक्रीज़ हो जाएगा। बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, हेरिडिटरी फॉर्म मोल। इट इज़ अ डिजीज़ फीटस, मतलब इट इज़ अ डिजीज़, ये एक डिजीज़ है फीटस की। एक तरफ फीटस तो डेवलपमेंट होता है और दूसरी तरफ मास का भी फॉर्मेशन होता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है ओबेसिटी, यानी कि अगर वजन बढ़ जाता है तो भी ये प्री एक्लेम्सिया कॉज करता है। पॉलीहाइड्रोमेनोरिया हमारा 6 पॉइंट है, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है और ये जिसमें कि बेबी तैरता है। एमनियोटिक फ्लूइड अगर 1000 से इंक्रीज़ हो जाता है तो प्री एक्लेम्सिया कॉज करता है। बात करते हैं हमारे 7 पॉइंट की, रीनल और वेस्कुलर। अगर रीनल में कोई प्रॉब्लम है तो भी प्री एक्लेम्सिया कॉज होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को प्री एक्लेम्सिया रहा है पहले तो उस फीमेल को भी चांस होता है प्री एक्लेम्सिया होने का। अब हम बात करते हैं हमारे 9 पॉइंट की, प्लेसेंटल स्टीमिया। अगर O2 का सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगा प्लेसेंटा में या फिर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो भी प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पुअर प्लासेंटेशन। अगर बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू प्रॉपर ऑक्सीजन या फिर ब्लड या फिर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भी ये प्री एक्लेम्सिया कॉज करेगा। 11 पॉइंट हमारा माल न्यूट्रिशन भी प्री एक्लेम्सिया कॉज करता है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।